कुछ एग्जांपल जो दिए थे मुझे थोड़ा सा हेल्प करो उसको फाइन करने में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? Na फर्स्ट एग्जांपल NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। तो वैसे निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d8 4s2 एंड आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 3d8। डी के पास टोटल 5 ऑर्बिटल है, मैं 1 2 3 4 बनाऊंगा और वो 5 बन जाएंगे। ये एस और यहाँ पर पी के पास भी 3 ऑर्बिटल है, मैं 2 बनाऊंगा 3 बन जाएंगे। नाउ निकल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट ऑल डिपेंड कि ये कैसा है। तो ये वीक है तो क्या होगा? सिंगली फील्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वी हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। अब ये जो लिगेंड है ना, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2। तो अपने पास कितने लिगेंड्स है? 4। तो ये यहाँ पर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो उसके पास टोटल 4 लिगेंड्स है और ये 4 लिगेंड मिलकर बन जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो मुझे क्या चाहिए था? ओनली हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इट्स अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। बस इतना मुझे चाहिए एग्जांपल्स के बारे में। ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमें रिमेंबर रखने हैं, अभी जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ या फिर बताया हुआ आपको। सेकंड एग्जांपल इसी की जैसा है, प्लैटिनम वाला है। बट प्लैटिनम के केस में होता क्या है? अपने पास कंसेप्ट जो है SFL WFL, ये ओनली एप्लीकेबल किसके लिए है? 3D के लिए। 4D 5D में SFL या फिर WFL ऐसा कंसेप्ट SFL हो जाता है। ओनली रिमेंबर रखना है कि ये केस में जब वो मेटल 4D 5D का रहा तो ऑलवेज पेयरिंग होंगी, ओनली SFL बनेगा, WFL वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ओनली पेयरिंग हो जाएंगी। तो ये भी कैसा है कि निकल के नीचे में PD और उसके नीचे में PT, ऐसा वो है। तो उसके पास भी ऐसा ही सेम ND8 इलेक्ट्रॉन है, जो भी हो। तो अभी अगेन ऐसा ही होना चाहिए था, बट क्योंकि वो पेयरिंग कर देगा 2 3 4, ये 2 ये 6 और ये 8, तो उसके पास एक यहाँ पे रह जाएगा ऑर्बिटल। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, D में 1, S में 1 और P में 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2 एंड देयरफॉर ज्योमेट्री बन जाएंगी स्क्वायर प्लानर। तो रिमेंबर रखना है कि जो लोअर ऑर्बिटल है, यानी जो 3D केस है, लोअर सीरीज है, उसमें दोनों होते हैं, बट जो हायर सीरीज में ओनली पेयरिंग होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब रहेगा तो उसमें टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी, उसमें क्या बनेगा? स्क्वायर प्लानर ही बनेगा उसमें, आपको ये रिमेंबर रखना है। आफ्टर दैट हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल थे। NiCO4, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अपने पास 3d8 4s2 हो जाते हैं, बट क्योंकि स्ट्रॉन्गली लिगेंड है इसके इलेक्ट्रॉन इधर चल जाते हैं, ये 3d10 बन जाएगा। फिर अपने पास S में 1 और P में 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल विथ डायमैग्नेटिक नेचर अकॉर्डिंग टू VBT बन रहा है। एंड क्यूप्रा अमोनियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका कलर कैसा रहता है? क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, है ना। तो पहले अपने पास क्यूप्रा, अपने पास कॉपर सल्फेट रहता है, बाद में उसमें अमोनिया ऐड करते हैं। कॉपर सल्फेट हाइड्रस, अनहाइड्रस तो कलरलेस, हाइड्रस ब्लू, और अमोनिया एक्सेस ऐड करके फिर वाटर निकलता और अमोनिया लग जाता, इसका कलर और भी ज़्यादा
deep, it's a deep blue color. And now अगेन इसमें देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, क्योंकि ये +2 में है तो इट्स अ 3D9 4S0। तो होना ये चाहिए कि अपने पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक एस में है और इधर पी है। तो बनना तो ये चाहिए था कि यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन, बट जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो उससे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इधर का इधर जंप कर जाता होगा और फिर जो हाइब्रिडाइजेशन बनता होगा वो DsP2 से बनता है। एंड देयरफॉर ये कौन सा है, स्क्वायर प्लानर है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चारों भी एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, निकल के तीनों एग्जाम्पल NiCl, NiCO, NiCN, ठीक है, और Cl, ये दोनों एग्जाम्पल। और प्लैटिनम वाला भी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्यूपर वाला क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, इस पे भी सारे क्वेश्चन ये जो है एग्जाम्पल जो है इस पे क्वेश्चन वो कर चुका है। ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, तो आपको ये फाइंड करना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एग्जाम्पल दूंगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर वो इनो ऑर्बिटल है कि ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, और पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। मुझे स्ट्रक्चर की भी नीड नहीं है, मुझे ये सब बनाने की भी नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट दिखता है तो ज़्यादा बेटर है। इससे बात अच्छी क्या हो सकती है कि आपको डायरेक्ट आप बना सकते हो। चले बना दे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अपने पास जिसका आपको फाइंड करना है। हाइब्रिडाइजेशन, ऑटो ऑर्बिटल, इनो ऑर्बिटल, हाई स्पिन, लो स्पिन, एंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर। चलिए बताएं मुझे क्या होता है इसमें। CONH3 6 टाइम्स है, 3 पॉजिटिव। तो इसमें क्या पॉइंट है कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 रहा तो वो हो जाता है 3d6 नो डाउट। बट कोबाल्ट के केस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि इवन दो वॉट एवर द लिगेंड्स, ये इर्रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, कोबाल्ट जब भी +3 में रहेगा तो ऑलवेज क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड क्लोरीन के केस में। क्लोरीन और क्लोरीन के केस में वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे होंगी पेयरिंग हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन एक बार मैं बना ही देता हूँ ताकि जो लोग डिटेलिंग नहीं जानते वो समझ जाए। 1 2 3 4 5, पहले D बना दिया, फिर S बना दिया, और फिर एक बार P भी बना दिया, ठीक है। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। क्या करना है, सिंगली फिल करना है कि डायरेक्ट पेयरिंग करना है, पेयरिंग करना है। तो 2 4 एंड 6। अब रहा यहाँ से इसका बन जाएगा टोटल 6 लिगेंड्स, 2 D में जाएंगे, एक S में जाएगा और 3 P में जाएंगे। जब अगर ये इनसाइड वाला D यूज़ हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इनो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके आगे में जो D है उसको अगर यूज़ करता था तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन सा हो गया, इनो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, इसका नेचर कैसा हो गया,
पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है? यस। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसमें ये पहला पॉइंट कि ये लो स्पिन है, इसका डायमैग्नेटिक नेचर है, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब यही इन्फॉर्मेशन हमें सबके बारे में कलेक्ट करनी है। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड देयरफॉर 3d6 एंड देयरफॉर उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी पॉइंट, सारा चीज, स्ट्रक्चर वगैरह सब इसके जैसा। अब क्यों? यस, क्योंकि कोबाल्ट +3 में तो पेयरिंग करवाता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन के केस में एंड क्लोरीन के केस में वो नहीं करवाता, तो यहाँ पर वो सिंगली फिल्ड होगा एंड देयरफॉर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अब अगर सिंगली फिल्ड होगा पहले तो ये ऑर्बिटल तो वाइकेंट रहेगा नहीं, ये ऑर्बिटल तो अवेलेबल रहेगा नहीं, तो यहाँ स्टार्ट होगा, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगा। अब जो डी यूज हुआ है वो इनसाइड वाला है कि आउटसाइड वाला है? ये इधर वाला डी यूज हो गया है एंड देयरफॉर इट्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन की लो स्पिन, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक। देन उसके बाद में Mn, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 है तो 3d5 है, 3d5 है। अब H2O सिंगली फिल करेगा, पेयरिंग करेगा, सिंगली फिल करेगा, यानी डी अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए, फिर बॉन्डिंग कहाँ स्टार्ट होगी? S से स्टार्ट होगी, अगेन इसका sp3। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बहुत इजी है, ज्योमेट्री तो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ही होती है, बट ओनली हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, अदरवाइज d2 sp3 दोनों में से एक हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट कोबाल्ट कितना है? प्लस, यस, अच्छा कोबाल्ट अगर +3 में है तो अभी क्या बोलते हो? देखो +3 में है, यस, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये PYQ है जेई का, क्लोरीन भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर भी वो अगेन 3d6 हो जाएगा, बट सिंगली फील्ड रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 ही रहने वाला है। एंड द लास्ट यहाँ पर कोबाल्ट +2 में है और साथ में अमोनिया है, बाकी जगह sp3 रहा तो पेयरिंग करवाता है वगैरह वगैरह, बट अगर +3 में रहा तो पेयरिंग करवाता है, +2 में ऐसा कुछ नहीं करवाता है, तो बोलो क्या होगा? सिंगली फिल करना है कि पेयरिंग करना पड़ेगा? क्योंकि अमोनिया वीक जैसा कंसीडर करते हैं, कभी ये स्ट्रॉन्ग जैसा एक्ट करता है, कभी वीक जैसा एक्ट करता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। +2 में इसको सिंगली फिल करवा देना है एंड देयरफॉर ये हंट्स को फॉलो करेगा, तो अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा? 3d7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा, sp3d2 होगा और ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा एंड ये इनर के आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट्स है वीबीटी के। वीबीटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सॉल्व करें, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बट डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ये दिख गया तो उसका आंसर क्या है, और ये दोनों दिख गए तो उसका आंसर क्या है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, दैट मीन्स ये मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, राइट? ओके, so these are the points of VBT. And what are the limitation of VBT? Yeah, strong field और weak field में वो कोई differentiate नहीं करता। ऐसा नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में डिफरेंशिएट नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होता है? हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग हो सकता है उसका, तो उसकी ज्योमेट्री रॉन्ग हो सकती है, ज्योमेट्री रॉन्ग हो जाने से उसका मैग्नेटिक डाटा मैच नहीं कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये नहीं बताता, ये क्या नहीं बताता वीबीटी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लो फील्ड तो हो गया,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांजिशन कंपाउंड्स के कलर बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, थोड़ा इधर तक मुझे आवाज़ नहीं है। तो क्या एक पॉइंट, उसके कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इतने बच्चे अच्छे कलर होते हैं, उसके बारे में इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड एक और पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट जो ये नहीं बताता, जो कि आगे चल के सारा ओवरकम करेगा, CFT। कौन सा पॉइंट है? यस, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, एक माइंड में क्वेश्चन आ गया तो पूछ लेता हूँ। MnH2O 6 times 2 पॉजिटिव एंड MnH2O यहाँ पे 6 times 3 पॉजिटिव। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और यहाँ पे कितना है? +3। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज टू यू, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? राइट, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? फर्स्ट ये दूसरा। देखो अभी अपने डी ब्लॉक अपना हो के गया है। कोबाल्ट में कौन से ऑक्सीडेशन से स्टेबल होती है? पूछ रहा हूँ। कॉपर के लिए कौन से ऑक्सीडेशन से स्टेबल होती है? +2। एंड क्रोमियम के लिए एंड Mn के लिए +2 और Fe के लिए +3। ठीक है, अब सब क्लियर हो गया? अब बताओ, कुछ लोग अपनी बात बैठे रहते हैं, जोड़ देने का, अपन ने अपना आंसर बता दो। ये कहिए +2, राइट? यस, बट दिस इज नॉट राइट आंसर। +3 इज द आंसर। देखिए हम लोग जब बात कर रहे थे, सो वी आर डीलिंग विथ एक मेटल की बारे में डिस्कस हो रही थी कि मेटल +2 में स्टेबल है कि +3 में स्टेबल है। पानी में ज़्यादा रहेगा, पानी में रहेगा वगैरह वगैरह, तो वो इस फॉर्म में ज़्यादा रहना प्रीफर करेंगे, इस फॉर्म में ज़्यादा रहना प्रीफर करेंगे। बट ये चल रही है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक अलग चीज़ है और उसकी स्टेबिलिटी एक अलग है। उसके बारे में अब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी अगर VBT हमने पढ़ी है ओनली तो उसके बारे में हमें CFT की बात में बड़ी डिटेल में समझ में आ जाता है। तो चलिए चलते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के, ऐसा क्यों क्वेश्चन मार्क लग गया अभी। चले, तो क्या है अपने पास CFT? CFT क्या है? CFT अपने पास क्या है, इसको NCERT देखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो चलते हैं NCERT पर ही। डाउनलोड किया था क्या? तो क्या बोलना है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का क्या बोलना है? CFT। अच्छा, सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके थ्योरी का कि ये अपने आप को कैसे समझती है कि मेटल को पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों में क्रिएट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका बोलना है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है, ये कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही नहीं। तो सबसे पहले लिमिटेशन ये है CFT का, तो ये प्योरली आयनिक समझता है बॉन्ड को बिटवीन कॉम्प्लेक्स और निग्लेक्ट कर देता है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर। बट कोई भी कंपाउंड में 100% वो कोवैलेंट तो नहीं हो सकता, उसमें आयनिक और कोवैलेंट दोनों कैरेक्टर होते हैं। बट इसने उसका कम्प्लीटली निग्लेक्ट किया है कोवैलेंट नेचर और ओनली बताए हैं आयनिक नेचर। यही इस थ्योरी का लिमिटेशन है। दैट मीन्स थ्योरी स्टार्ट होने से पहले लिमिटेशन आ गया, बट दिस इज द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। बाकी सारे इसके मीन्स सब एप्लीकेशंस हैं। तो होता क्या, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, यस, मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक, यस। छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी जाना ज़्यादा बेटर है। इस लेसन को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना आप लोग। ये देखिए यहाँ पे बताया है कि दिस इज नथिंग बट आयोनिक बॉन्ड। ओके, उसके बाद में होता क्या है कि अपने पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना, उसका रीज़न क्या है, और वो भी ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे कि अपने पास मेटल जहाँ पे उसके पास वैकेंसी है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लिगेंड जब जाता है उस पर अटैक करने के लिए, तो उस मेटल में क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग क्रिएट हो जाता है।
और उस स्प्लिट हो जाता है दो इसमें, कौन से इसमें, T2G और EG। अब उससे पहले कि आपको इसका नॉलेज हो, आपको क्या इसके बारे में पता है कि डी ऑर्बिटल के 5 टाइप, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें से उसका नेम क्या है और कौन एक्सिस पे होते हैं और कौन इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ऑर्बिटल 5 है, तो डी ऑर्बिटल में दो टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन से, ऑन द एक्सिस एंड इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसमें कौन से डी एक्स वाई, ये एक्स वाई के बीच में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वाई जेड के बीच में रहते हैं और एक्स जेड के बीच में रहते हैं, और इधर ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ये कहाँ पे कौन से है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो अब होता क्या है कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल किसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसमें से T2G किसको बोल रहे हैं, EG किसको बोल रहे हैं, दिस 3 आर T2G और दिस 2 आर EG। तो क्वेश्चन ये है जी कि विच वन इज योर, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल किसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, EG की। अब ऐसा क्या रहता है रीज़न कि EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उसका रीज़न ये है कि होता ये है कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड अप्रोच करते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, एक्सिस से आते हैं और एक्सिस से आने पर जो एक्सिस पे रहेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो एक्सिस पे नहीं उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। कोई एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल ये है कि एक रोड है, सपोज ये रोड है और ये रोड का साइड है इधर में। अब एक पर्सन यहाँ पे बैठ गया और एक पर्सन यहाँ पर है। अब इधर से एक कार आ रही है तो ज़्यादा अनस्टेबल, यहाँ से कैसा है कि ये इसको उन्होंने बांध के रख दिया ऐसे दोनों को, ठीक है, ताकि ये कहीं जा भी नहीं सकता। इधर से कार आ रही है या फिर ट्रक आ रहा है तो हाईली अनस्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला, ये भी अनस्टेबल होगा नो डाउट, बट इसके बारे में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये उस जगह पे जहाँ पर से कार आ रही है, बट ये इसको थोड़ा उतना टेंशन नहीं है। तो वैसे यहाँ पर है कि ये जो है ना ये ज़्यादा रिपेल करने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन आते हैं अलोंग द एक्सिस और एक्सिस पे रहने वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, उसके कंपेयर में इन बिटवीन द एक्सिस से उसकी एनर्जी कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल में इसके अपोजिट होता है। टेट्राहेड्रल में लिगैंड का अप्रोच कहाँ से होता है, अब कार यहाँ से नहीं आती है, कार यहाँ से आती है और अब ऐसे केस में जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और अलोंग द एक्सिस की एनर्जी उससे कंपैरिजन में कम हो जाती है, अदरवाइज दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से हमें पॉइंट बताए हैं। देखो ये देखो कि पहले ये जो मेटल ऑर्बिटल है ये एक इस पे बताया उसने, इसको क्या बोलते हैं, सबकी एनर्जी सेम है पहले, उसको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग सेम एनर्जी, बट जब मेटल उसका लिगैंड उसके तरफ अप्रोच करेगा तो उसकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, देखिए सबकी एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। अब ये स्प्लिट हो रहा है तो T2G एंड EG में हो रहा है स्प्लिट, T2G एंड EG में स्प्लिट हो रहा है ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए। तो ये है क्रिस्टल स्प्लिटिंग। अब क्रिस्टल स्प्लिटिंग को इंडिकेट किससे करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये जो है T2G और EG में स्प्लिट हो जाएगा और इसकी कोई वैल्यू भी है क्या CFSE में कैलकुलेट करने के लिए, क्या है वो फॉर्मूला CFSE बनाने के लिए, या इन केस ऑफ हियर जब हम लोग इधर देख रहे हैं तो T2G में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो रही है और जब EG में जा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो कितना बताते हैं हम लोग इसको प्लस 3.5 बता सकते हैं, अदरवाइज कितना
कितने से बताते हैं? जब इलेक्ट्रॉन इजी में जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, कितने से? 0.6 से, 0.6 EG और प्लस माइनस 0.4 T2G प्लस पेयरिंग एनर्जी जो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसकी एनर्जी गिवन रहती है तो वो ऐड कर देना उसमें। CFAC ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बट अपने पास एक कंसेप्ट नहीं है जो VBD ने नहीं दिया। स्ट्रॉन्ग लिगैंड किसको बोलते हैं, वीक लिगैंड किसको बोलते हैं? CFT बता दी सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड का डिफरेंस। तो ये क्या बताती है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से थे, वीक लिगैंड कौन से थे? जब हमने लिगैंड उसके तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वो लिगैंड जो जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, वो जो लिगैंड जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और उसका जितना स्प्लिटिंग कम रहेगा वो वीक लिगैंड। तो क्या लगता है कौन से डोनर ज़्यादा अच्छे से स्प्लिटिंग करवाएंगे? नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की हैलोजन डोनर? बेस कौन से अच्छे? बेस किसकी लोन पेयर इजीली अटैक कर सकती है? हैलोजन। हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने का नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सकते हो। तो सबसे वीक बेस कौन से होंगे? हैलोजन। एंड देयरफॉर सबसे वीक लिगैंड भी हैलाइड्स होते हैं। उससे थोड़े अच्छे डोनर ऑक्सीजन डोनर होंगे, उससे अच्छे नाइट्रोजन डोनर, और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन डोनर के होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कार्बन डोनर करवाता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड, CO and CN, दे आर द स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और ये है इसका पैटर्न। और इसके लिए कोई ट्रिक? कितना बुरा था? बहुत ही बुरा था। पेपर तो बहुत ही बुरा था सर, बुरा पेपर नहीं था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोली आपने बेटा, हम बुरे थे। हाँ, इतना बुरा था। कालू 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 बुरा था। हाँ, शामू फालतू ही, स्टोरी खत्म। ठीक है, इतना बुरा था कालू, शामू फालतू। उसको चिढ़ाता होगा, कुछ करता होगा, ऐसे नाम लेकर कालू बोलता था, शामू बोलता था ऐसे। या उसके आगे की आप देखते बैठो क्या है तो स्टोरी उसकी। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है ऑक्स। अच्छा, ऑक्सैलिक। ऑक्स कहाँ था? पानी में था, ऑब्वियसली उसको पानी में दिख गया। या उड़ता उड़ता ADTA अमीन एंड इसमें थोड़े से कुछ चीज़ें कम हैं जो कि अपने ट्रिक में रहते हैं। उड़ता अमीन एंड दीपू नौसेना को ज्वाइन किए, ऐसा रहता है। वो डायपायरिडीन जो होता है ना, वो भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो एक ये ट्रिक है अपने इसके लिए। इसको क्या बोलते हैं? दिस सीरीज जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड को लगाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज करने पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नो डाउट आप लोग हैलोजन को भी अच्छे से लगा दूंगे, बट इन बिटवीन हैलोजन के यहाँ पे ये भी आ जाता है SCN। अभी SCN यहाँ पे, SCN नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे NCS नेगेटिव। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको रिमेंबर रखना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करवाएगा? CO CN है ना, ये ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएंगे, और सबसे कम वाले स्प्लिटिंग ये करवाएंगे। ये तो हो गया अपने पास। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कि वीक लिगैंड? ऑन द दैस इसके कंपैरिजन में पेयरिंग एनर्जी एंड ऑक्साइड स्प्लिटिंग का क्या रिलेशन है? देखिए, समझ ले पहले कि ये अगर वीक लिगैंड है तो उसकी स्प्लिटिंग कम होगी। किसके कंपैरिजन में कम होगी उसकी स्प्लिटिंग? पेयरिंग एनर्जी, दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी इसकी मोर। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, बट किसके कंपैरिजन में? पेयरिंग एनर्जी, राइट। तो दिस इज योर, ऐसे जो होंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाले ये है, और ये वीक लिगैंड।
आपको डायरेक्ट दिया नहीं जाएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड एक वीक लिगैंड है, आपको ये दिया जाएगा कि एक लिगैंड है एक्स, उसमें ये कंसेप्ट है। तो ऐसा अगर है तो ये कौन सा लिगैंड, एक लिगैंड है वाई जिसमें ये ऐसा दिया है, तो वो कौन सा लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वो पेयरिंग करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो लिगैंड पेयरिंग करेगा वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो पेयरिंग करवाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और वो अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि पेयरिंग हो जाएंगी तो उसके बाद जो ऑर्बिटल थोड़ा वैकेंट रहेगा, देयरफॉर हैबिटेशन D2 से स्टार्ट होगा, यानी इनसाइड वाला D यूज कर लेगा, देयरफॉर उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर आउटर, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक पॉइंट बड़ा अच्छा दिया यहाँ पर, ये वाला कैलकुलेशन शोज दैट D4 से D7 तक आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग लिगैंड एज कम्पेयर टू वीक लिगैंड, कि D4 से D7 तक स्ट्रॉन्ग लिगैंड में ज़्यादा कम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबल रहते हैं कंपेयर टू वीक लिगैंड में। और ये जो है ये किसके लिए बताइए, ये टेट्राहाइड्रल के लिए है। ओके, इसके बाद में हमें ये और कौन से इंफॉर्मेशन देता है इस अपनी थ्योरी, ये कलर के बारे में बताता है अपने को कि जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है वो कलर का दिखता है या फिर जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। बट कौन सा लिगैंड कितने एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पॉइंट अपने को वीवीटी ने बताई है। क्या होता है उसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, मतलब वेवलेंथ विबजियोर में किधर ज़्यादा होती है, विबजियोर वेवलेंथ किसकी मोर, रेड की मोर, एनर्जी किसकी मोर, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है, अगर एक ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और एक रेड कलर का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो विच लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो पता चला हमें कि जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहेगा उतना मोर एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन। तो एक ने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया, एक लिगैंड ने, दूसरे लिगैंड ने येलो किया और तीसरे ने रेड किया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड यानी फर्स्ट वाला है उससे थोड़ा सा ये, और सबसे वीक। तो इस तरह से हम लोग उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 वेवलेंथ दे के रखे हमने, कि एक ने सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब किया, दूसरे ने उससे कम, और तीसरे ने सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब किया। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है, यस। तो स्ट्रेंथ का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, इनवर्स। और स्ट्रेंथ का और एनर्जी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो कि जिसपे कि आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का कोई रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन लगता है, इसका रिलेशन, किसकी स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल की, ज़्यादा स्प्लिटिंग किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल की होती है कि टेट्राहेड्रल की। ये चीज़ याद रखना कि ऑक्टा की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कितनी होती है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। आपने बोला था कि आप लेसन रिकॉल नहीं करके आने वाले हैं, और फटाफट तो आपको आंसर आ रहे हैं, ठीक। ओके, तो यही पॉइंट्स है इसमें। ओके, उसके बाद में इस थ्योरी का लिमिटेशन आपको बताएं ऑलरेडी क्या है। लिमिटेशन ओनली एक ही है कि ये आयनिक बॉन्ड के बारे में बताता है, और ये कोवैलेंट नेचर को टोटली निग्लेक्ट करता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, इसके पास अकाउंट ओपन नहीं किया इसने, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड्स एंड द, इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपने को। इसने ओनली आयनिक को बॉन्ड ओपन किया, कोवैलेंट का बॉन्ड इसके पास नहीं है। ओके, बट द पॉइंट इज दैट हमारे पास होता है मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के फैक्टर्स देखेंगे। बट पहले बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये मेरा कल का क्वेश्चन था, जिसका आंसर आप मुझे बताएं कि इसका एक्सप्लेनेशन कौन देता है, कौन सी थ्योरी देती है, कैसे। ये बोल रहे हो कि आप मॉट इसका एक्सप्लेनेशन देती है, तो मेरा क्वेश्चन है कि कैसे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो फिर रिटर्न आएंगे। वाई मॉट इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे पा रही है।
उसके लिए चलना पड़ेगा इस इफेक्ट पर, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। होता क्या है कि लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है वाया नो नो नो, पहला बॉन्ड जनरली सिग्मा बनता है। क्या ऑलवेज सिग्मा बनता है पहला बॉन्ड? नहीं। कुछ एग्जांपल बताओ जिसमें पहले पाई बॉन्ड बनता है कंपाउंड में, नॉट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स, जनरल में, जिसका एक्सप्लेनेशन मॉड देती है कि कुछ कंपाउंड है जिसमें पहले सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, पहले पाई बनता है। अब वो कैसे बनता है मॉड ने बता दिया तो बनता है। यस, CO और CN और N2 में भी है, जिसके इलेक्ट्रॉन 14 और उससे लेस होते हैं उसमें पहले पाई बॉन्ड बनता है। B2 में भी है, B2 में पाई बॉन्ड नहीं ओनली। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिस कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल है जिसमें ओनली पाई बॉन्ड है, तो उसका आंसर है B2। B2 में ओनली पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है। नाइट्रोजन में भी तो पहला बॉन्ड पाई बना है बट दूसरा और तीसरा सिग्मा बना है, ओवरऑल बैलेंस हो गया। और सॉरी, दूसरा सिग्मा और तीसरा अगेन पाई बना है। बट इन केस ऑफ यहाँ पर ये केस में पहला जो बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बट मेटल के पास ऐसे ऑर्बिटल भी तो होंगे जो वैकेंट होंगे, तो वहाँ से वो रिटर्न इलेक्ट्रॉन देता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग बना रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज। बट द पॉइंट इज दैट ये मेटल जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोनिल को, तो कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन रख कहाँ रहा है? उसके पास ऐसा कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? इसका एक्सप्लेनेशन मॉड देती है कि उसके पास 1s2 2s2 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन अपने पास फिर पाए होते हैं और फिर अपने पास होता है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में जो अपने पास px होते हैं, py होते हैं और pz होते हैं, उसमें से कौन क्या होते हैं? px और py क्या बनाता है? ये बनाता है पाई बॉन्ड और ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो इनके पास वैकेंट जो ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग, उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है पाई स्टार में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मॉड में देख सकते हैं, हमें देखने मिलेगा। तो याद रखना इसमें ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन और दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से इसके बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट होगा इसको देखना है। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3 और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आइसोलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बट जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बॉन्ड इसके ऊपर ओपन होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। तो इट्स नॉट 3, इज द लेस देन 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा? तो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन मेटल। ये मेटल जितना इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा उतने फास्ट ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएंगे और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सब कुछ डिपेंड किस पे है? मेटल कैसे चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच रहा तो उससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड इसके ऊपर ओपन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होके बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब कुछ डिसाइड करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगी और बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगी। इस पर बहुत क्वेश्चन देखेंगे। ये है पॉइंट्स अपना इस मेटल कार्बोनिल का। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके कार्बोनिल के स्ट्रक्चर भी है कुछ। NiCO4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। FeCO5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और CrCO6 का ऑक्टाहेड्रल होता है। बट Mn2CO10 इसमें कोई ब्रीजिंग है? नहीं है। 5 उधर कार्बोनिल 5 इधर कार्बोनिल, नो ब्रीजिंग लिगैंड, नो ब्रीज। बट इन केस ऑफ CO2 CO8 इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसको बोलेंगे टर्मिनल कार्बोनिल, इधर में 3 इधर में 3, और इसको क्या बोलेंगे? ब्रीजिंग लिगैंड।
ब्रिजिंग के लिगेंड्स कितने हैं? 2 है, ब्रिज बना रहे 2 और बाकी ये। बट इसमें एक और एग्जांपल है जो यहाँ पे एनसाइड में नहीं दिया है, Fe2CO9। इसके बारे में बताओ। 3 टर्मिनल एक साइड में, 3 दूसरे साइड में, और 3 ब्रिज बना देता है। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल के जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में इसमें एप्लीकेशन दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एनसाइड से एक बार पढ़ना है, क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला पॉइंट, हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन से हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? या डिलीट हो गया अपने पोर्शन में से ना, हाइड्रोजन लेसन रहा ना ही एस ब्लॉक रहा, दोनों जगह पे था हार्डनेस वाटर। पीपीएम है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज हार्डनेस के टाइप थे जो पता होगा कुछ लोगों को, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे, टेम्पररी एंड परमानेंट। वाटर छोड़ो कल की बात है। ओके, तो हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए ये क्या करता है, ईडीटी है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये हार्ड वाटर को प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक ये AU और AG के प्यूरिफिकेशन सेपरेशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ना, याद रखना। गोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है AU का और AG का? 2 ही होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे, AG ने एक बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स बनाया था। AG का एक बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में आता है। यस, AG NH3 6 टाइम्स 4 टाइम्स ट्वाइस। यस, क्या था ये, किसका कॉम्प्लेक्स था? यस, फेलिंग था या फिर बेनेडिक्ट था? दोनों भी नहीं था, बेनेडिक्ट फेलिंग था, टोलिन टेस्ट थी ये। बट ऐसा ही एक और कॉम्प्लेक्स बनाया था इसमें, AgCl, AgBr और AgI को डिफरेंशिएट करने के लिए, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है ना, उसमें भी हमने एक कॉम्प्लेक्स देखा था कि NH4OH के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो भी यही कॉम्प्लेक्स था। ओके, तो ये पॉइंट्स है। यस, और ये एक मेथड है NaCO4 से निकल को प्यूरिफाई करने के लिए। ये वैन अल्केन मेथड थी जो कि डिलीट हो गई अपने को मेटलर्जी में आता था इसका प्यूरिफिकेशन, कि इसको हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है निकल अलग और। बट इम्पॉर्टेंट है, विटामिन B12 में क्या होता है, ये अभी भी है, जिसकी डिफिशियंसी से होता है हमें डिलीशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। तो व्हाट इज दैट? विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है ना। या एंड कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट कौन सा है? यस सन, ओ सन, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? मेटल कौन सा है? रोडियम है, RH रोडियम होता है ना, उसको pH 3 टाइम्स, उसको P और वो 3 टाइम्स। इमेजिन कर रहे हो स्ट्रक्चर? चलो इमेजिन करते हैं। रोडियम है, उसको एक लगा है फॉस्फोरस, सपोज उस फॉस्फोरस को लगे 3 फिनाइल। बट ऐसे कितने टाइम्स है वो? ऐसे 3 टाइम्स है, यानी फिनाइल रिंग कितने होगी टोटल? 3, 6 और 9 फिनाइल रिंग अटैच टू दिस विल्किंसन कैटलिस्ट की जो कॉम्प्लेक्स है उसमें। ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं इमेजिन करने का, अभी भी कुछ नहीं समझ में आया सर। RH एक फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस को लगे हैं एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल और तीसरा फिनाइल, और ये फिनाइल को आप कितना मत समझो, C6H5 बेंजीन रिंग, ठीक है ना। और ऐसे कितने टाइम से? इधर में 3, इधर में एक और, इधर एक और, ऐसे 2 बार, और एक लगा है, ऐसा उसका एक स्ट्रक्चर है।
विल्किंसन कैटलिस्ट, ओके। और बहुत सारे कैटलिस्ट हैं अपने पास, या बट फोटोग्राफी में जो मेटल यूज करते हैं कौन सा है? सिल्वर। और ये जो इसका नाम क्या है? S2O3 2 नेगेटिव, S2O3 3 नेगेटिव, और यहाँ से जो लिगेंड्स है वो S2O3 2 नेगेटिव एक्चुअली। यस यस, थायो सल, एक सल्फेट होता है थायोसल्फेट, और एक सल्फाइड होता है। तो ये क्या है? ये थायोसल्फेट है, इसमें सल्फर, एक सल्फर। देखो क्या होता है कि सल्फेट का स्ट्रक्चर बताया आपने को, यहाँ पे अगर एक सल्फर ऑक्सीजन लगा दो तो सल्फेट बन जाएगा, उसका एक ऑक्सीजन निकाल के सल्फर लगा दूं तो ये बन जाएगा थायोसल्फेट। दिस इज थायोसल्फेट, ठीक है, ओके। उसके बाद में EDTA तो हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट है EDTA। EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी उसका डेंसिटी कितनी है? 6, और उसका चार्ज 4 नेगेटिव। और एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो आपको रिमेंबर रखना है, सिस्प्लाचिन। क्या है ये? यस, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ठीक है। इस तरह से ये लेसन है। इसमें एक सीरीज अपने देखी, कौन सी है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक और सीरीज आती है सिस ट्रांस इफेक्ट, एक सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो ट्रांस इफेक्ट देखते हैं, फिर इसको अपने को एंड कर देना है। देखो जनरली क्या होगा, ये प्लैटिनम है और यहाँ पे क्लोरीन है सपोज। कुछ याद आ रहा है क्या? ठीक है, इसमें मैं अगर अमोनिया ऐड करूंगा, ठीक है, तो होगा क्या? एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे NH3 बन जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। बट जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे और एक अमोनिया, अब इसके पास जाने के 2 ऑप्शन है, इसके पास जाए, अदरवाइज यहाँ पे जाए। यहाँ पे अगर जाता है तो ट्रांस बन जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो सिस बन जाएगा। तो वो किधर जाना प्रीफर करता है, दैट डिपेंड ऑन उसका इफेक्ट क्या है। सिस इफेक्ट को प्रीफर करता है कि ट्रांस को, इससे डिसाइड किया उन्होंने। तो अमोनिया देखा, तो अमोनिया जो है ना वो क्या बनाया? सिस बनाया। तो पता चला कि अमोनिया कौन सा इफेक्ट शो करता है? सिस इफेक्ट। ऐसा ही सेम साइनाइड के लिए करते हैं ना, तो साइनाइड में सिस नहीं बनता, साइनाइड में ट्रांस बनता है। यानी पहले केस में हम लोग साइनाइड ऐड किए, दिस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक लिगेंड जा रहा है, दूसरा लिगेंड आ रहा है। यस, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स में। अब दूसरा साइनाइड जब ऐड करेंगे ना, तो उसके पास ऑप्शन है, कहाँ जाएगा? यहाँ पे भी जा सकता था, बट वो जाता है यहाँ पर, एंड देयरफॉर साइनाइड शो करता है ट्रांस इफेक्ट, ठीक है ना। तो साइनाइड का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है और अमोनिया का सबसे ज़्यादा सीस है, करके सीस प्लाटिन बना है। अगर अमोनिया साइनाइड होता तो कभी भी सीस नहीं बनता, तो ऑलवेज ट्रांस बनेगा। यस, तो इस तरह से एक लेसन है, बढ़िया से इसको रिवाइज कर लो और इसमें अच्छे से मार्क्स लेके आ जाओ। स्कोरिंग लेसन है ये, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, बट ये एक शॉर्ट रिवीजन थी इस लेसन की। मैं समझता हूँ इतने पॉइंट सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। डिटेल में जब जाएंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इस पर डिस्कस कर सकते हैं, बट इतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।